तो इंडक्टेंस वाली थ्योरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगर दो कॉइल्स एक दूसरे के आसपास रखे हुए हैं, जैसा पिछले लेक्चर में पढ़ा था, दो कॉइल्स अगर आसपास रखे हुए हैं तो एक की वजह से दूसरे में म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस को हमने इसी म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बेसिस पर डिफाइन किया था। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड कॉइल क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फर्स्ट कॉइल का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेकेंड कॉइल। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कौन से कॉइल का ईएमएफ लेना है और कौन से कॉइल का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट लेना है। ठीक है, देखो अगर फर्स्ट कॉइल का लिखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल अगर लिखोगे तो जिस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखना है उसी का ईएमएफ यहाँ लेना है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो दूसरा वाला कॉइल है उसका लेना है। इसी तरह अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लिखा तो यहाँ पर हो जाएगा E2, जिस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसी का ईएमएफ, उसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ लेना है। और यहाँ पर जो दूसरी वाली कॉइल है, अब जैसे यहाँ सेकंड का लिख रहे हैं तो E2, बट यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो जाएगा फर्स्ट वाले का। ठीक है, और सेल्फ इंडक्टेंस कैसे लिखा था, सेल्फ इंडक्टेंस कैसे लिखा गया था, L। इसमें 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेल्फ इंडक्टेंस है, कॉइल के अपने ही इंड्यूस्ड ईएमएफ के बेसिस पर डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ये होगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको कहेंगे क्या, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसमें जो होता है यहाँ पर दोनों जगह ये होता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये सब डिस्कस हो चुका है जस्ट फॉर रिवीजन। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दैट वेरी कॉइल, यानी उसी कॉइल के अपने ही अंदर कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। तो ये हमने पिछले क्लास में डिस्कशन कर लिया था। और क्या इंपॉर्टेंट बात थी, सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल, ये फार्मूला था। अगर कोई मीडियम है यहाँ पर तो यहाँ म्यू नॉट की वजह म्यू हो जाएगा, और चाहे तो म्यू की वैल्यू म्यू आर इंटू म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एल है सेल्फ इंडक्टेंस और स्मॉल एल है लेंथ, और ये एन क्या चीज है इस पर जरूर ध्यान देना। स्मॉल एन है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ द कॉइल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला भी सेम ही होता है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर की जगह N1 N2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ टर्न सेम है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेंथ भी सेम है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू भी बिल्कुल यही आ जाएगी। तो ये सब याद रखना है। अब आगे जो बात हमें करनी है वो ये है कि मान लो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है, यानी एक कॉइल के बगल में दूसरा कॉइल रखा हुआ है। अच्छा, और एक चीज बता देते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ये नाम यूज करो या फिर बोलो कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, ये भी उसी का नाम है, इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन, ऐसे बोलना है। ठीक है, ये भी सेम चीज है, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन कहो या इंडक्टेंस कहो, एक ही बात है। हाँ, तो क्या कह रहे थे कि अगर म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, एक कॉइल के बगल में दूसरा कॉइल रखा हुआ है, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सेल्फ कोलैप डिस्कस किया है, म्यूचुअल कोलैप डिस्कस किया है, लेकिन ये दोनों एक साथ ही होते हैं। हमने अलग अलग डिस्कस किया है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसकी बात कर रहे थे। बट ये जब म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो सेल्फ इंडक्शन भी होगा, यानी कि पहली वाली कॉइल में जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है सेकेंड कॉइल में चेंज होने वाले करंट की वजह से, तो एट द सेम टाइम फर्स्ट वाली कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो भी चेंज होगा और उसमें भी करंट चेंज होगा, तो उसका अपना जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है यानी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वो भी होगा। मतलब म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी कॉइल में दोनों एक साथ होते हैं एक ही टाइम पर। तो नेट इंडक्टेंस कैसे लिखा जाएगा, तो नेट इंडक्टेंस कैसे लिखेंगे, नेट इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल कैसे पता लगेगा कि कितना है। ठीक है,
तो या फिर इसके लिए ऐसा करते हैं, पहले हम नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख लेते हैं कॉइल का, जो कि दोनों वजह से आ रहा है, म्यूचुअल की वजह से भी और सेल्फ की वजह से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ए कॉइल। ठीक है, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब है कि कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन से भी ईएमएफ आ रहा है और सेल्फ इंडक्शन की वजह से भी आ रहा है। तो ईएमएफ नेट ईएमएफ है मान लो ई, तो यहाँ पर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा और म्यूचुअल भी होगा, दोनों होंगे। तो सेल्फ के लिए क्या लिखेंगे, तो मान लो सेल्फ के लिए हमने लिखा -L di/dt। ठीक है, -L क्यों, ये ईएमएफ की वैल्यू कहाँ से आई, ये यहाँ से आई। देखो एल की जो डेफिनेशन थी ये वाली, इस डेफिनेशन से ही आया है। ठीक है, यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा जाता है क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू लेंज लॉ फॉलो करती है, नॉट वैल्यू, ईएमएफ का डायरेक्शन लेंज लॉ फॉलो करता है। और लेंज लॉ क्या होता है कि जो कॉज है उसको अपोज करना है। तो कॉज क्या है, इन केसेस में अभी हमने डिस्कशन किया था, कॉज है करंट में चेंज होना, तो करंट में चेंज को अपोज करना है। तो di/dt अगर बढ़ रहा है, तो अगर हम मैग्नीट्यूड हटा दें और साइन के साथ लिखें तो क्या आएगा, di/dt अगर इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होगा जिसको घटाना चाहेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। और di/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ उसको बढ़ाना चाहेगा, यानी कि अपोजिट नेचर होगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन लिखा जाता है। तो जब हम डेफिनेशन लिखते हैं इंडक्टेंस की, तो माइनस साइन के बजाय मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, बिकॉज इंडक्टेंस उस कॉइल की पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, पैरामीटर्स की पर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, तो उसमें प्लस माइनस का कोई मतलब होता नहीं है। इसलिए हम जब ये एल की डेफिनेशन लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ कहते हैं। बट जब हम ईएमएफ लिखेंगे तो साथ में डायरेक्शन भी बताएंगे। ठीक है, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ M12 di/dt। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा नेट ईएमएफ के लिए। तो इसकी हेल्प से हम इंडक्टेंस पता लगा सकते हैं कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जब होगा तब इंडक्टेंस कितना होगा, यानी कि L, और जब म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, M12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं, वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर मतलब कॉइल या ऐसा कोई भी अरेंजमेंट जिसमें इंडक्टेंस हो सकता है, उन सभी को बोलेंगे इंडक्टर। तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड हमें पता लगाना है। तो बहुत ही बिगिनिंग से 11th क्लास से या उसके पहले से भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा हम लोग पढ़ते आए हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या बताया गया था कि एनर्जी का सिर्फ फॉर्म चेंज हो सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो जब हमने ये कहा कि एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर, इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो किसी भी सिस्टम में एनर्जी तभी स्टोर हो सकती है जब हमने कोई दूसरे टाइप की एनर्जी खर्च की हो, उस सिस्टम के ऊपर एनर्जी खर्च करेंगे तो उसमें स्टोर हो जाएगी एनर्जी। जैसे कि बो को खींचते हैं, बो एंड एरो, बो को अगर खींचते हैं तो खींचने में जो वर्क किया वो बो में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। पत्थर को जमीन से ऊपर उठाया तो ग्रेविटेशनल एनर्जी उसमें स्टोर हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर कैपेसिटर को हमने चार्ज दिया तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इंडक्टर में अगर एनर्जी स्टोर करना है तो हमें एनर्जी का कोई दूसरा फॉर्म खर्च भी करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि किसी भी सिस्टम पर जब हम वर्क करते हैं तभी उसमें एनर्जी स्टोर होती है, ये हमें ऑलरेडी पता है। और सिस्टम पर वर्क हमें कब करना पड़ता है, सिस्टम पर वर्क हमें तब करना पड़ता है जब हम सिस्टम में कोई चेंज करना चाहें और उस चेंज को वो सिस्टम अपोज करे, तब उस सिस्टम के ऊपर हमें वर्क करना पड़ता है और यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। बहुत आसान एग्जांपल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एक अपोजिंग फोर्स आ जाता है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम ऊपर उठाना चाह रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है,
तो उस नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स के अगेंस्ट हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हैं, तो इसलिए हमें वर्क करना पड़ेगा और यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो किसी भी सिस्टम में एनर्जी तभी स्टोर होगी जब उसमें एक कुछ ऐसा अपोजिंग कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो जो चेंज को अपोज करता हो, तभी वहां पर एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो कैपेसिटर में जैसे हमने देखा था, कैपेसिटर को जैसे जैसे चार्ज दिया जाता है उस पर हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। पहले से जो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज देने के लिए पहले से जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको और आने से रोकता है, यानी कि रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हम और ज़्यादा चार्ज देते हैं। जैसे जैसे चार्ज देते जाते हैं हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। यहाँ पर ऐसा क्या होगा, इंडक्टर में ऐसा क्या है कि हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़े? तो इसका आंसर हमें मिलता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ से। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की अभी जैसे डिस्कशन किया था, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंज लॉ को फॉलो करता है। लेंज लॉ क्या है कि जिस कॉज से इंड्यूस हुआ उस कॉज को अपोज करना है, ऐसा ईएमएफ का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो मान लो कि एक हमारे पास कॉइल है, कॉइल कह लो या इंडक्टर कह लो, और इसमें हमने एक करंट फ्लो कराने के लिए एक सेल जोड़ दिया और एक रियोस्टेट लगा दिया। ठीक है, रियोस्टेट का काम क्या है, रियोस्टेट की हेल्प से हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे और ये सेल क्या करेगा, यहाँ करंट फ्लो कराएगा। तो रियोस्टेट की हेल्प से जब हम करंट चेंज करेंगे ग्रेजुअली, यहाँ पर जब हम चेंज करेंगे, कैसे, रियोस्टेट क्या होता है, इनफैक्ट वो रेजिस्टेंस होता है। तो जब हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, इस तरफ ले आएंगे रियोस्टेट को, तो ज़्यादा लंबा रियोस्टेट का वायर आ जाएगा सर्किट में, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाने से करंट घट जाता है। और जब इस तरफ ले आएंगे रियोस्टेट को, अगर इस तरफ ले आए तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, देखो इतना ही रेजिस्टेंस आएगा सर्किट में। अगर इस तरफ लाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा तो यहाँ करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह रियोस्टेट को लेफ्ट या राइट शिफ्ट करके हम करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और जब करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होंगे, यानी जिस समय करंट चेंज हो रहा होगा, तो यहाँ इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अभी ये तो ऑलरेडी कई बार डिस्कस हो चुका है, इसलिए बस शॉर्ट में बता देते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, -L di/dt, ये वैल्यू रहती है। तो di/dt जब नेगेटिव होगा तब ईएमएफ पॉजिटिव होगा, और जब di/dt पॉजिटिव होगा तो ईएमएफ नेगेटिव होगा, यानी कि डायरेक्शन को अपोज करेगा। तो अब देखो, पहले अगर हम रियोस्टेट को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो इस तरफ शिफ्ट करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है, देखो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, इधर पॉजिटिव से इस तरफ नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन होगा। तो करंट का डायरेक्शन यही रहेगा, करंट का डायरेक्शन तभी चेंज हो सकता है जब यहाँ पर सेल की पोलैरिटी चेंज हो। तो हम करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, हम रियोस्टेट को इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। रियोस्टेट को इस तरफ शिफ्ट किया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो करंट हमारा हो जाएगा डिक्रीजिंग, करंट यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो करंट अगर डिक्रीज होगा तो यहाँ पर ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो लेंज लॉ को फॉलो करता है। लेंज लॉ क्या बोलता है, भाई जिस कॉज से तुम इंड्यूस हुए हो उसी को अपोज करोगे, ऐसा इनको वरदान कह लो या श्राप कह लो, वो मिला हुआ है। तो करंट डिक्रीजिंग है, बट यहाँ जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो ऐसा होगा कि इस करंट को डिक्रीज होने से अपोज करेगा, यानी कि इस डिक्रीज होती हुई करंट को डिक्रीज नहीं होने देगा। समझ में आई बात, डिक्रीज नहीं होने देगा। क्यों, क्योंकि इसे चेंज को अपोज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान से सुनना। इसको जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसे इस करंट को मेन करंट भी बोल सकते हैं, ये मेन करंट है जो इस सेल की वजह से फ्लो हो रही है। ठीक है, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का नेचर क्या है कि वो चेंज को अपोज करेगा, और चेंज क्या है, मेन करंट इज डिक्रीजिंग। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, इस करंट को डिक्रीज होने से रोकेगा। समझ में आया, करंट को अपोज नहीं करेगा, चेंज को अपोज करेगा। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम बार बार रिपीट कर देना है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का नेचर क्या होता है कि जिस कॉज से वो इंड्यूस हुआ है, दैट कॉज हैज टू बी अपोज्ड। तो कॉज क्या है, करंट का घटना, तो ये करंट के घटने को अपोज करेगा, यानी कि इस करंट को ये नहीं चाहेगा कि करंट घट जाए। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन यानी उसका पोलैरिटी इस तरह का होगा, इधर प्लस इधर माइनस। उससे क्या होगा
कि जो मेन करंट है उसी डायरेक्शन में सेल्फ इंड्यूस्ड करंट भी हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट भी सेम डायरेक्शन में जाने लगेगा। आई बात समझ में? और ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के पोलैरिटी हो जाएगा प्लस माइनस। तो इस घटती हुई करंट को, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में है, इसको हम आई एन डी यानी इंड्यूस्ड लिख लेते हैं। तो इस करंट का डायरेक्शन भी इधर ही हो गया और ये डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट करने लगेगा। ठीक है, यानी डिक्रीज होने से रोकेगा। अब सेकेंड केस, अगर हम रियोस्टेट को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। रेजिस्टेंस घटने से मेन करंट हो जाएगा इंक्रीजिंग। तो मेन करंट जब इंक्रीजिंग हो गया, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा करंट में जब भी चेंज होगा, लेकिन वो लेंज लॉ को फॉलो करता है। तो मेन करंट में होने वाले इंक्रीज को अपोज करने लगेगा। तो मेन करंट में होने वाले इंक्रीज को अपोज कैसे करेगा, इस कॉइल के थ्रू जो करंट जा रहा था वो अब ऐसे हो जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, और सेल्फ इंड्यूस्ड करंट अब इस करंट के अपोजिट फ्लो होने लगेगा। ये सेल्फ इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मेन करंट क्लॉकवाइज और सेल्फ इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से सेल्फ इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होता है। और ईएमएफ का डायरेक्शन भी तुमने देख लिया, इस मेन ईएमएफ को ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है। ठीक है, तो इसीलिए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी कहा जाता है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑल्सो नोन एज बैक ईएमएफ। ठीक है, इसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं क्योंकि ये मेन वाले ईएमएफ से जो करंट आ रही है उसमें होने वाले चेंज को अपोज करता है। और यहाँ पर एक दूसरा टर्म में यूज कर सकते हैं जो हमें एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल को समझने के लिए काम आएगा। तो उसको बोलते हैं, अब इसका पहले लिख देते हैं फिर उसका मीनिंग समझाएंगे। इसको कहा जाता है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब जरा इस बात पर ध्यान दो, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था। इनर्शिया का मतलब होता है कि जब भी कोई चेंज किया जाए सिस्टम में तो वो चेंज उस चेंज को अपोज करता है। इनर्शिया का नाम सबसे पहले कहाँ पढ़ा था, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो अपनी वेलोसिटी को मेंटेन रखना चाहता है। वो डायरेक्शन या स्पीड कुछ भी चेंज करोगे तो वो चेंज नहीं होने, वो चाहता है कि चेंज ना हो, अपोज करता है। और अगर रुका हुआ है तो वो रुका ही रहना चाहता है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा एक पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट हो रहा है तो वो अपनी एंगुलर वेलोसिटी को मेंटेन करना चाहता है। फॉर एग्जांपल, अभी पंखा अगर चलाओगे तो पंखा शुरू में क्या होता है, धीरे धीरे चलता है। क्यों? क्योंकि वो रोटेशन को अपोज कर रहा है, वो नहीं चाहता कि उसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो। वो ऑलरेडी रेस्ट में था, उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 थी। जब हमने स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वहाँ पर टॉर्क लगा और वो घुमाना चाहता है, बट फैन घूमना नहीं चाहता। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जब स्विच ऑफ कर देते हैं तो फैन तुरंत रुकता भी नहीं है, वो अपने आप घूमते रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एंगुलर वेलोसिटी को मेंटेन करना चाहता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया, ये क्या करती है कि ऑब्जेक्ट के मोशन में होने वाले चेंज को अपोज करती है। अब यहाँ पर हमने लिखा है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर कुछ भी मोशन नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे भी अगर हम ध्यान दें तो चेंजेस हो रहे हैं। किस चीज में चेंज हो रहे हैं? इस करंट में चेंज हो रहा है। ठीक है, और इस करंट में होने वाले चेंज को अपोज किया जा रहा है। कौन अपोज कर रहा है? ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कर रहा है। ठीक है, तो इंडक्टर की ये जो प्रॉपर्टी है कि इंडक्टर से पास होने वाली करंट जब हम बढ़ाएंगे तो वो बढ़ने से रोकेगा, जब घटाएंगे तो घटने से रोकेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इस इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही हमें कॉइल में करंट को इंक्रीज करने या डिक्रीज करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और वही एनर्जी कॉइल में स्टोर हो जाती है और फिर हम उसको कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। और ये एनर्जी स्टोर होने का रीजन क्या है? वो ये है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, मैग्नेटिक फील्ड को भी अगर हम इंक्लूड करें, ठीक,
तो मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा था कि अगर कोई कॉइल है, कोई सोलेनॉइड है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को भी अगर यहाँ पर हम इंक्लूड करें तो क्या पता चलता है कि करंट का डायरेक्शन, कॉइल में करंट का डायरेक्शन जो होता है, करंट के डायरेक्शन पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन डिपेंड करता है। ये हमारा एक कॉइल है, मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो कॉइल का या सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे निकाला था? राइट हैंड के फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। और अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बार बार जो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इस सेल्फ इंड्यूस्ड करंट की वजह से यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है। प्लस जो मेन करंट था उसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। आ रही बात समझ में? किसी भी कॉइल में, सोलेनॉइड में जब करंट पास होता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा? एक तो मेन करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूसरा सेल्फ इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, बट इनका नेचर अभी जैसे डिस्कस किया लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, जब मेन करंट का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा तो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड उसको बढ़ने से रोकेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्चुअली फार्मूला ये था B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो I अगर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, I अगर घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। I का डायरेक्शन पलट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पलट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मेन करंट इंक्रीजिंग होगा तो मेन करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो भी इंक्रीजिंग होगा, और सेल्फ इंड्यूस जो करंट होगी वो इस बढ़ते हुए करंट को अपोज करती है। तो जो ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेन करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, सेल्फ इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, ठीक है। यानी जो बात करंट के लिए सही होगी वही मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी सही होगी। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ जो एनर्जी स्टोर्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो रही है। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फिर कैपेसिटर की हमने एनर्जी कैलकुलेट करी थी 1/2 CV²। फिर क्वेश्चन ये आया था कि ये एनर्जी स्टोर्ड कहाँ पर है, किस जगह पर एनर्जी स्टोर्ड है? तो उसका आंसर होता है कि जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, उसमें ये एनर्जी स्टोर्ड है। और डिस्कशन में ये बताया गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जहां भी होगा वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फिर इस बात से मैटर नहीं करता कि वो कैपेसिटर प्लेट्स की वजह से आया है, कि पॉइंट चार्ज की वजह से आया है, या किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आया हो। अगर किसी स्पेस में, किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी होगी। इससे कोई मतलब नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमें मिला है। सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी होगी कि यहाँ पर सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यहाँ जो एनर्जी कैलकुलेट होकर आएगी उसको इसीलिए बोला जाता है मैग्नेटिक एनर्जी, वो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। अब यहाँ भी ये बात सही होगी कि वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह के कन्फिग्रेशन से जनरेट हुआ है, सोलेनॉइड की वजह से हुआ या मैग्नेट की वजह से हुआ, किसी भी वजह से हुआ हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ मैग्नेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो अब हम उसी एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, और रीज़न समझ में आ गया होगा कि इंडक्टर में एनर्जी स्टोर क्यों होगी। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होगी, या ऐसे कह लो कि बैक ईएमएफ की वजह से होगी। जब हम बढ़ाना चाहेंगे करंट को तो बैक ईएमएफ बढ़ाने से रोकेगा, जब घटाना चाहेंगे मेन करंट को तो वो घटाने से रोकेगा। इसी प्रोसेस में हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी उसको हम देख लेते हैं। तो किसी इंस्टेंट पर मान लो कि di/dt ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, ठीक है। जब हम चेंज कर रहे हैं कॉइल से फ्लो होने वाली करंट को, लेट एट एनी इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मान लो वो है di/dt, ठीक है, इतना है। तो di/dt जो
रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो किस में चेंज हो रहा है, करंट में चेंज हो रहा है। ऐसा लिख सकते हैं, लेट एट एनी इंस्टेंट, इसको और एक लाइन लिखना था यहाँ पर लिखते हैं लेट एट एनी इंस्टेंट करंट इन द कॉइल इज आई। किसी इंस्टेंट पर आई करंट हो रही है फ्लो, और हमें उसमें थोड़ा सा करंट को बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, डी आई, इतना हमें करंट को बढ़ाना है, ठीक है। और इस करंट को बढ़ाने में टाइम हमें लगता है डी टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना हो जाएगा, डी आई ओवर डी टी। तो इस काम में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। देयरफॉर वर्क डन फॉर increasing the current by small amount di, small amount di अगर हम बढ़ाते हैं करंट में तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस का एक रिलेशन पढ़ा था, डी डब्ल्यू बाई क्यू इक्वल टू डी वी। ये रिलेशन तुम्हें याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इतना होता है। यहाँ पर डी क्यू चार्ज ले सकते हैं, तो यहाँ से डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आएगा, डी वी डी क्यू। और अगर हम पावर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर हम निकालें रेट ऑफ वर्क डन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, डी क्यू बाई डी टी। और डी वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। इसी चीज को यहाँ पर हम यूज करते हैं, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू लिखेंगे क्या, ये डी वी इंटू डी क्यू, ठीक है। और अगर हमने निकाला वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पर भी डी टी ले लेते हैं। और ये जो चेंज इन पोटेंशियल है, यही हमारा इस केस में, कॉइल के केस में, यही डी वी क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड। और डी क्यू बाई डी टी क्या लिख सकते हैं, आई, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी कैन बी रिटन एज ई इंटू आई। और ई क्या चीज है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। तो इसकी वैल्यू लिखते हैं, ई की वैल्यू एल डी आई ओवर डी टी और इधर आई, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वर्क की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी एल आई डी आई, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो हमने क्या किया है, रिवाइज कर देते हैं। किसी इंस्टेंट पर आई करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को करना है डी आई ओवर डी टी, तो इस काम में कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी डी आई ओवर डी टी को और वर्क को हमें रिलेट करना है। कौन सा वर्क, जो इस करंट को इस रेट ऑफ चेंज में लाने के लिए हमें चाहिए। तो कैसे रिलेट किया, इस रिलेशन से, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ा था। क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्योंकि करंट बढ़ाने का मतलब है कि हमें फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ाना है, यानी कि चार्ज में डी क्यू हमने मान लो ऐड किया, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें उसके लिए लगेगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एनर्जी, तो कितना एनर्जी लगेगा, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इक्वल टू डी वी। फिर हम अगर रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो इतना आ जाता है, ठीक है। डी क्यू बाई डी टी को फिर आई लिख सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज दिस मच। और जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का बराबर है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमने लिख दी इंडक्टेंस के टर्म्स में। तो फाइनली हमें ये मिल गया। तो ये जो इक्वेशन 2 है, ये हमें क्या बता रहा है, ये है वर्क डन फॉर change in current by a value di, ठीक है। I करंट ऑलरेडी फ्लो हो रहा था, उसमें di अगर हमें बढ़ाना है तो इतना वर्क करना पड़ेगा, कितना, li di, इतना वर्क करना पड़ेगा। तो फिर टोटल वर्क डन कितना होगा, करंट की किसी एक इनिशियल वैल्यू से एक फाइनल वैल्यू तक ले जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ये यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें इंटीग्रेशन में थोड़ा सिंबल्स को डिस्टिंक्टिवली यूज़ करने के लिए हम करंट को यहाँ पर, चलो आई ही रहने देते हैं, ठीक है, कोई दूसरा सिंबल यूज़ कर लिया जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया, आई करंट ऑलरेडी फ्लो हो रहा है,
डी आई वैल्यू और बढ़ानी है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। अब मान लो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक हमें ले जाना है, therefore work done for increasing the current from I यहाँ पे वेरिएबल था, I की वैल्यू 0 से मान लो I की वैल्यू I तक करना है, ठीक है, स्मॉल I 0 से I कुछ भी ले सकते थे सिंबल, 0 थी वैल्यू शुरू में, बाद में हमें इतनी करनी है, स्मॉल I करनी, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू को हम इंटीग्रेट करेंगे, W इक्वल टू डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, और डी डब्ल्यू कितना था, एल आई डी आई, कहाँ से कहाँ तक, 0 से I तक। एल कॉमन ले लेते हैं, ये कॉइल का इंडक्टेंस है, कॉइल के पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, तो वो इंटीग्रेशन में कॉमन आ जाएगा। और इधर क्या है, आई डी आई, इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, आई स्क्वायर बाई 2, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो फाइनली हमें मिलेगा वर्क डन इन इंक्रीजिंग द करंट फ्रॉम 0 टू I, यानी 1/2 L I स्क्वायर, ये वैल्यू हमें मिल गई। यही वर्क डन इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी के बराबर होगा, देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, यही इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी के बराबर हो गया 1/2 L I स्क्वायर। दिस एनर्जी इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी, बिकॉज ये कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें स्टोर्ड एनर्जी है 1/2 L I स्क्वायर, ठीक है। अगर ये मैग्नेटिक एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, इसमें ये बात नहीं अगर समझ में आ रही है कि इसमें मैग्नेटिक वर्ड क्यों यूज़ किया जा रहा है, तो वो एक आसान तरीके से पता लगा सकते हैं। कैसे, अगर हम इस एनर्जी का डेंसिटी निकाल लें, अगर हम इस एनर्जी की डेंसिटी कैलकुलेट कर लें, ठीक है, इफ वी कैलकुलेट एनर्जी डेंसिटी, इसकी एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी सोलेनॉइड के यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही होगी। सोलेनॉइड मतलब ये इंडक्टर कॉइल, तो इसके यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसको बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी, और उसे कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। तो देखो सोलेनॉइड जो होगा, जो सबसे इजी तरीका है सोलेनॉइड बनाने का, वो क्या होता है कि एक सिलेंडर लेंगे, हॉलो सिलेंडर, उसके ऊपर वायर लपेट देंगे तो वो बन जाएगा सोलेनॉइड। यानी कि जो सोलेनॉइड का शेप होगा वो भी एक सिलेंडर के जैसा होगा, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं बट ये एक सिंपल केस है जो हमें अभी 12th क्लास में देखना है। तो सोलेनॉइड एक सिलेंडर के जैसा होगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं, सोलेनॉइड का वॉल्यूम, सोलेनॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, सोलेनॉइड की लेंथ इंटू उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सोलेनॉइड का वॉल्यूम आ गया, और ये सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें स्टोर्ड एनर्जी है, देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी U क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी हमारी थी 1/2 Li स्क्वायर, और यहाँ पर हम सोलेनॉइड का वॉल्यूम लिख देते हैं। सोलेनॉइड का वॉल्यूम अभी हमने निकाला है, सोलेनॉइड का वॉल्यूम है L इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो L है, ठीक है, ये क्या था, ये कॉइल का इंडक्टेंस था, तो इंडक्टेंस की वैल्यू को हम पैरामीटर्स के टर्म्स में लिख देते हैं। तो पैरामीटर्स के टर्म्स में क्या होगा, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल, ये कैपिटल एल की वैल्यू होगी आई स्क्वायर, और इधर हमारे पास था एल इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर कुछ खुशी की बात है, खुशी की बात क्या है कि कुछ टर्म्स डिवाइड हो जाएंगे, जब भी कुछ कैंसिल हो जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो बड़ी खुशी होती है, तो वही खुशी यहाँ पे मिलने वाली है। एल डिवाइड हो गया, पाई डिवाइड हो गया, आर स्क्वायर डिवाइड हो गया, तो हमें मिला क्या, 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर, और कुछ तो बाकी नहीं है, हाँ ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। अब देखो हम क्या करेंगे, म्यू नॉट एन आई, ये क्या चीज था, म्यू नॉट एन आई, कुछ छूट रहा है यहाँ पर, समथिंग इज मिसिंग, कोई चीज छूट रही है, 1/2, ओके ठीक है, छूट नहीं रहा है, सब सही है,
हम क्या करेंगे, एक म्यू नॉट मल्टीप्लाई करेंगे और एक म्यू नॉट को डिवाइड करेंगे। देखो एन स्क्वायर आई स्क्वायर, देखो यहाँ म्यू नॉट की पावर 1 थी, हमने एक म्यू नॉट मल्टीप्लाई किया, एक डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर में एक म्यू नॉट आ गया और न्यूमरेटर में क्या आ गया, देखो म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर। अब म्यू नॉट एन आई क्या चीज होता है, म्यू नॉट एन आई होता है सोलेनॉइड में अंदर में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट एन आई इज मैग्नेटिक फील्ड, और उसका आ गया स्क्वायर। ठीक है, तो जब हमने एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट की तो वो इतनी आ रही 1/2 1/μ0 बी स्क्वायर, ये एनर्जी आ रही, एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब जरा इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, इसमें कहीं पर भी कॉइल का या सोलेनॉइड का कोई पैरामीटर नहीं आ रहा है, ना इसमें एल आ रहा है ना आर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ म्यू नॉट आ रहा है। म्यू नॉट क्या चीज़ है, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर खाली जगह थी, वहाँ पे फ्री स्पेस था, तो ये मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट जो बोलते थे म्यू नॉट बाई 4 पाई, वहाँ से ये म्यू आ गया। म्यू क्या चीज़ है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और क्या है बी स्क्वायर, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन को देखने से पता चलता है कि हमें सिर्फ B की वैल्यू चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, और एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का है, कहाँ से आया है, सोलेनॉइड से आया या मैग्नेट से आया या टोरॉइड से आया, कहाँ से आया, इस बात से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये इस बात का प्रूफ है कि अगर स्पेस में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड है तो उस जगह मैग्नेटिक एनर्जी होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, किस तरह के कन्फिग्रेशन से ओरिजिनेट हुआ है। बिल्कुल सिमिलर चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी था, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। तो उसकी वैल्यू भी एक बार रिमाइंड करा देते हैं, ऑलरेडी डिस्कस हो ही चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी हम इसमें यू ई लिख देते हैं, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इतना आया था। और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी आई है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इसमें हम यू एम लिख देते हैं, 1/2 1/μ0 बी स्क्वायर। ठीक है, तो जरा दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करके देख लो, तो इनको याद रखना भी इजी होगा और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी मिल जाएंगे। तो याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, व्हाट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी जो प्रॉपर्टी है मीडियम की, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी लिखेंगे तो परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जब लिखेंगे तो 1/2 तो है ही, यहाँ पर परमिएबिलिटी हो जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी परमिएबिलिटी है, ना कि परमिटिविटी। तो यहाँ पे परमिएबिलिटी 1/परमिएबिलिटी इंटू बी स्क्वायर। अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है बट यहाँ 1/μ0 है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कैसे, कि ये जो क्वांटिटीज हैं एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी और म्यू नॉट यानी परमिएबिलिटी, ये पहली बार कहाँ पढ़े थे, परमिटिविटी तो पढ़ा था कूलम्स लॉ में, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ है किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। और परमिएबिलिटी पहली बार कहाँ पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा था, μ0/4 आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और रीअरेंज करें तो देखें 1/4 को अलग कर दो, 1/एप्सिलॉन को अलग कर दो। ठीक है, तो ये पार्ट तो कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। सिमिलरली इसमें भी 1/4 4 को अलग रखो तभी पढ़ाई हो पाएगी। और यहाँ पर क्या था, 1/4 अलग कर दिया और μ0 को अलग कर दिया, आई डी एल बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जो ये वाला पार्ट होता था उसको बोलते थे मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट। अब कंपेयर करके देख लो, 1/4 जाने दो, क्यू क्या चीज़ था, इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन स्टैटिक चार्ज होता है, तो यहाँ से क्यू ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सिमिलरली इसमें आई डी एल करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन होता है, तो ये भी कंपैरिजन में ओके है, ये भी ओके, ये भी ओके, 1/4 भी ओके।
आर स्क्वायर, किस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो भी आर स्क्वायर। अब खाली ये कॉन्स्टेंट्स बचे, इनका कंपैरिजन देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है 1/ε0, मैग्नेटिक फील्ड में होता है μ0। ठीक है, तो जहाँ 1/ε0 होगा उसके कंपैरेटिव जो हम काउंटर पार्ट लिखेंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड में, तब वहाँ μ0 हो जाएगा। और जहाँ ε0 होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड वाला काउंटर पार्ट यानी परमिएबिलिटी, वहाँ पे 1/μ0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, नेक्स्ट चैप्टर में नहीं, अल्टरनेटिंग करंट में नहीं, उसके बाद जो चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला, उसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से इनका नाम लिया जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन इन दोनों एक्सप्रेशन पर बेस्ड है, तो इनको खूब अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा अब खत्म हो गया है। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब एनसीईआरटी बुक में अगर देखोगे तो लास्ट टॉपिक तुम्हें दिखाई देगा एसी जनरेटर, इसी चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। नो डाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही एसी जनरेटर काम करता है, बट जो हमारा अगला चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, तो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग ये बोलता है कि एसी जनरेटर को हम एसी करंट वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, और एसी जनरेटर से ही हमारा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर शुरू हो जाता है। इसलिए हम उसे इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं करके नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा अल्टरनेटिंग करंट, उसमें उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया है। इसके सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स और एटलीस्ट जो मेन एक्सरसाइज है उसको जरूर कर लेना। इस चैप्टर के जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे वो फार्मूला बेस्ड होंगे, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, फार्मूला बेस्ड होंगे, कैलकुलेशन ईजी होगा, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होगा डायरेक्शंस बताना। डायरेक्शन अगर सही नहीं बताया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आज के क्लास में इतना ही रखते हैं।